फवाद चौधरी के लिए जहलम वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा क्यों हुआ? ख़त किसने लिखा? ख़त में क्या लिखा? और फवाद चौधरी को जहलम के अवाम और वहाँ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कबूल करेगी? ज़ालिम रियासत की नीच हरकतें किस नौयत की हैं? जजों ने मिलकर काजी फायज़ ईसा साहब की किस बात के ऊपर दुर्गत बनाई? पाकिस्तान के दो मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब और इमरान रियाज की आपस में मुलाकात और वो एक होंगे और आगे यकीनन नेक भी होंगे। इसके साथ आज पाकिस्तान के अंदर पैदा ना होने वाला जो बच्चा है, जब वो दुनिया में आएगा और जो ज़िंदा हैं उनके ऊपर कितना कर्जा है, वो कितनी मुश्किल में है, हालात कैसे हैं, इन खबरों समेत आज के अहम से आपको सबक लेकर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम पाकिस्तानी रियासत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जो सबसे अहम इदारा है अदलिया, जिसको कहते हैं, जजिस जो इंसाफ मांग रहे हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जहाँ आइन पामाल हो चुका, जहाँ इंसाफ नापैद हो चुका, जिस मुल्क के अंदर आवाम जो है वो भूख और अफलास से मर रहे हैं, नौकरियों की फ़िक्र है, लोग लाखों मोर देन 500,000 मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। उस मुल्क के अंदर पैसे वाले को जान की फ़िक्र है, जो गरीब है उसे खाने की फ़िक्र है, और जज जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं। इस सारे अमल में ये जो रियासत है, ये रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन ये रियासत जालिम रियासत बन गई। और ये जालिम रियासत किस नौयत की नीच हरकतें करती है, ये बात अदलिया के अंदर बैठे हुए चीफ जस्टिस, एक जो हैं जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने कहा है। और क्या कहा है और कैसे कहा है, इस ज़िमन में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा चंद जुमले। ये उनके बकौल है, जिसका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है। वो कहते हैं और लिखते हैं, ये किस किस्म की रियासत है, हर वक्त इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई मुझे और हम सबको सुन रहा है, और कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरे हमारी वीडियोस बना रहे हैं। क्या रियासत इसी तरह से चलाई जाती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ना हम आराम से खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। तो ये कैसी जालिम रियासत है, और ये किस तरह का निज़ाम है कि जिस रियासत के जज जिन्होंने अवाम को इंसाफ देना है वही इंसाफ मांग रहे हैं। उनकी प्राइवेसी जो है उसको लीक किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, स्वीपर्स के ज़रिए उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए जा रहे हैं। जो नहीं लगाते, ये स्वीपर्स चंगड़ लोग काम ना करें, उन्हें और उनकी फैमिली को उठाने मारने की धमकियां दी जाती हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जिन जजों ने इंसाफ करना है, इंसाफ करना अल्लाह की सिफात में से एक बड़ी सिफत है, और वो इंसाफ नहीं कर पा रहे। जबकि ये जजिस जो है वो इंसाफ करना चाहते हैं। वो इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, आम आवाम कोई भी हो, वो ये समझते हैं कि हमें इंसाफ करना चाहिए, हमारे ऊपर एहसास अदारों का प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमें ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, हमें ब्लैकमेल होना भी नहीं चाहिए। तो दूसरी तरफ क्या हुआ, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजों को इंसाफ चाहिए, वो बोल उठे हैं। बलूचिस्तान की हाई कोर्ट बोल चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट्स को भी के जजों को भी इंसाफ चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट को भी इंसाफ चाहिए। तो अगर इंसाफ नहीं चाहिए और जो इंसाफ के रास्ते के अंदर रुकावट है, उनका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फायज़ ईसा। अब हुआ क्या वहाँ पे कि सारे हाई कोर्ट कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, कुछ करो वरना हालात ऐसे नहीं चलेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐसे कहा। काजी फायज़ ईसा साहब आगे से बोले और कहा और तंजिया कहा, और ना हाँ में जवाब दिया और ना में जवाब दिया, बल्कि मुनाफिकाना अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि सारे हाई कोर्ट कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है और कुछ करो। तो आगे से काजी साहब कह रहे हैं नहीं सारे नहीं कह रहे, सिंध अभी रह गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जवाब दिया। अब फिर क्या हुआ, सच सबको पता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सच कोई बोलता नहीं, और अगर कोई बोल पड़ता है तो उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ इस वक्त हो रहा है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह मजीद कहते हैं कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है, लेकिन
اس معاملے میں لوگ بعض خاموش ہیں، جو بولتے ہیں وہ رکاوٹ میں ہیں، اور جو صورتحال جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سامنے ہے، اور ججز کے اہل خانہ کی ذاتی معلومات چوری ہونے کی ذمہ دار یہ ریاست ہے۔ اگر تو یہ ریاست کی ڈیفینیشن میں آتی ہے اور ریاست کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں پھر تو ان سے گلہ کیجئے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بظاہر 6 ججوں کے خط میں درج گنونے واقعات کی تحقیقات سے سرعام اور کھلے عام جان چھڑا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے بھی ججوں پر دباؤ کے حوالے سے خوفناک انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ ساری دنیا براہ راست ٹی وی چینلز پر دیکھے اور جسٹس عطر من اللہ ٹھوس کارروائی چاہ رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس اور آئندہ چیف جسٹس ان جاری واقعات پر مٹی ڈال کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے کی بات کرتے ہیں۔ تاہم انکشافات کی بنیاد پر بھرپور تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف مثالی کارروائی کی بات بھی کی جانی چاہیے، اور ایسی کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ نہ انصاف ہوگا، نہ عوام کو انصاف ملے گا، نہ ہم آزاد ہوں گے، نہ اس ملک کی عوام کو کوئی حقیقی یا کسی بھی نوعیت کی آزادی ملے گی۔ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو صحبتیں برداشت کی جاتی ہیں، یہ جو نیچ حرکتیں ہیں، یہ جو ظلم اور بربریت ہے، یہ کون کر رہا ہے اس وقت۔ اب آتے ہیں کہ جہلم پاکستان کا ایک ایسا علاقہ جہاں سے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان فوج کے اندر ہیں، بڑے انٹلیکچل قسم کے لوگ ہیں۔ اس علاقے کے اندر سب سے بڑی پاپولیرٹی جس جماعت کی ہے اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس جماعت کا لیڈر عمران خان ہے۔ وہ عمران خان جنہوں نے 4 لوگوں کی اپروول دی، جو خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس میں فواد چودھری کو بھی واپس لیا جا سکتا ہے۔ اب اگر فواد چودھری کو پاکستان تحریک انصاف واپس لے لے، عمران خان مان جائیں، تو اس ضمن میں فواد چودھری کے لیے جہلم نے اگر ان کو پارٹی میں واپس لیا گیا تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، عوام نے دروازے بند کر دیے، اور ان لوگوں نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا اور کس طرح کی باتیں کہیں، جو لوگ عوام کے اصل میں نمائندے ہیں، اس میں ایم پی اے ہیں، اس میں ایم این اے ہیں، اس میں پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جنرل سیکرٹری، میں تمام لوگوں کی تصاویر اور ان کے نام اور جو خط ہے میں پیچھے ڈسپلے کروں گا اور ان کے نام لوں گا۔ ان لوگوں کا ماننا ہے اور کہنا ہے کہ جو لوگ مجنوں کی طرح چوری کھانے والے ہیں، کل وہ کسی اور کے ساتھ چلے گئے تھے، پہلے کاف لیگ میں رہے، پیپلز پارٹی میں رہے، پھر پی ٹی آئی میں آئے، پھر استقام پاکستان پارٹی میں گئے، منہ چھپاتے رہے، جیل میں گئے، آزاد ہو گئے، بھاگتے رہے، اب جب پھر سے واپس آئے ہیں تو یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور اب قیادت موجود ہے، ہم فارم 45 کے تحت جیت چکے ہیں، ساری چیزیں اچھے سے ہیں، تو یہ گندے انڈے اور مجنوں کی طرح چوری کھانے والے یہ لوگ کیوں واپس لیے جا رہے ہیں؟ اگر ان کو لیا گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، ایم این اے، ایم پی اے، سارے لوگ اس کے اوپر احتجاج کریں گے، اور اس سلسلے میں لیڈرشپ جو ہے جہلم کی پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے باضابطہ طور کے اوپر کور کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو خط لکھ دیا ہے، اور اس میں اپنے خدشات جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، اور یہ خط پہلی بار آپ ہمارے اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے جو فواد چودھری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف جہلم کی جو قیادت ہے اس نے لکھا ہے، اور اس قیادت میں کون کون شامل ہے، خط میں کیا لکھا ہے، خط کو آپ پیچھے پڑھیے، میں اتنی دیر میں آپ کو ان تمام لوگوں کے نام بتاتا ہوں، اور یہ خط بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو ٹو چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین ایوب کو لکھا گیا، گور خان کو لکھا گیا، تو اس میں جو سب سے پہلے ہیں میجر ریٹائرڈ آصف علی ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ جہلم، ان کے سگنیچر موجود ہیں، راجہ شاہ نواز جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ جہلم، چودھری ظفر اقبال ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ایکس ایم پی اے جہلم، چودھری حسن عدیل ایم این اے فارم 45 کے تحت ایم این اے بننے والے این اے 62 کے حلقے سے، اور شوکت علی مرزا ایم این اے فارم 45 کے تحت اور این اے 61 سے ہیں۔ الگ بات ہے کہ فارم 45 کے بعد یہ ہار گئے، اور جو بلنڈر نون لیگ کو جتوانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جہلم میں کیا ان قوتوں نے، آپ حیران ہوں گے کہ ایسا پورے پاکستان کے کسی اور حلقے میں لاہور کے بعد جو اون چودھری اور سلمان اکرم راجہ کا ہے، اس کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ناانصافی ہوئی تو یہ جہلم میں کی گئی۔ سید ریفت زیدی ایم پی اے پی پی 24 سے ان کے سگنیچر ہیں، یاسر قریشی ہیں ایم پی اے پی پی 25 سے، اس کے ساتھ مشتاق احمد للہ علاقہ کا نام ہے، ایم پی اے ہیں پی پی 26 سے، اور سبرینہ جاوید ایکس ایم پی اے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لوگوں نے، جس میں جہلم، جس میں ایم پی اے، جس میں ایم این اے، جس میں سابق ایم پی اے،
तमाम क़यादत शामिल है। इन्होंने ये ख़त लिख दिया है कि भाईजान ये मुसीबत हमारे गले फिर मत डालिए, हम यहाँ मौजूद हैं, पीटीआई तगड़ी है, इमरान खान को लोग पसंद करते हैं, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हमें ये लोग दोबारा से नहीं चाहिए। तो उन्होंने ख़त लिख दिया है और कोर कमेटी में ये ख़त पहुँच चुका है और पीटीआई की क़यादत को इल्म है। ये बात अब इमरान खान के पास जाएगी। हम आपको पहली मरतबा ये ख़त दिखा रहे हैं, ये किस्सा बयान कर रहे हैं। ये ख़त हमने बड़ी मुश्किल से आप यहाँ लिया अपने पास, तो सोचा कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब, जेलम के अवाम ने आपके लिए और वहाँ की लीडरशिप ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब देखना है कि आपके बारे में हतमी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी क्या करेगी, खान साहब क्या कहेंगे। जेलम के अवाम और वहाँ की मकामी लीडरशिप ने आपको तनख्वाह कर दिया, वो आपको किसी सूरत वापस नहीं देखना चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और जेलम के इलाके में किसी जगह से एमपी और एमएनए का आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो लिहाजा बेहतर है किसी नई जगह का इंतखाब कीजिए। अब आप का जो सियासी घर जेलम है, वहाँ आपके लिए रहना और सियासत करना और वहाँ से जीतना यकीनन मुश्किल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं कि इमरान रियाज ने सबके दिल जीत लिए और पाकिस्तान के दो नमवर सहाफ़ी, जिसमें हामिद मीर साहब जो हैं और इमरान रियाज खान साहब हामिद मीर साहब से मिले और इमरान रियाज ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फिर वो अदालत में गए, अरशद शरीफ के केस को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। इमरान रियाज ने कहा कि मुझे ये लग रहा है और हमें पता चला है कि आपको निशाना बनाया जाएगा। पहले भी आपको 6 गोलियां मारी गई, चंद गोलियां आज भी आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं। आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। इमरान रियाज के बाकौल मेरी मालूमात के मुताबिक हामिद मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शायद इन्हें भी मालूम है और मुमकिन है कि वो इन खतरात से देखने और सुनने वालों को आगाह भी कर दें। कहना सिर्फ ये था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का हम मिलकर मुकाबला करेंगे और आज़ादी इज़हार राय के मुखालिफिन हमारे नज़रियात में इत्तफाक के इख्तलाफात के बावजूद हमें मुत्तहिद पाएंगे। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा किया इमरान रियाज आपने हामिद मीर से मिलके। हम सब हामिद मीर साहब को तसल्ली देते हैं, उनके साथ हैं, शामिल हैं। जो हो सका बोलेंगे, आवाज़ ही तो उठा सकते हैं जो आप भी उठा रहे हैं। और कर क्या सकते हैं, ये मुल्क जो है वो बड़ा भयानक बन चुका है और यहाँ क्या किया जा सकता है। इमरान रियाज खान ने साहब ने कल ट्वीट करके कहा था कि हामिद मीर साहब अब निशाने पर हैं, अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो हम हामिद मीर साहब के साथ खड़े होंगे। आज मुलाकात करके हामिद मीर साहब को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। वेल डन इमरान रियाज खान। ये बाकी लोगों ने जो है वो ट्वीट भी किया। हर पाकिस्तानी जो है उसके ऊपर कितना कर्जा है और कितने लाखों रुपए का मकरूज है, इस सिलसिले में IMF को आइंदा 3 साल में $60 बिलियन अदा करने हैं। आयशा गौस पाशा, साबिक वजीर ममलकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा कि इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। लाहौर में आसमा जंगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए आयशा गौस पाशा का कहना था कि पाकिस्तानियों को IMF को आइंदा 3 साल में $60 बिलियन अदा करने हैं। आयशा गौस ने कहा कि बजट खसारे को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है, आमदनों को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि सियासी मामलात के हल के बगैर माशी मामलात ठीक नहीं हो सकते। बहुत कोई इंटेलेक्चुअल आदमी है जिसने ये बात कही और यही रियलिटी है। क्यों? मैं एक ठहरा सहाफ़ी और ऊपर से मैंने पढ़ी है इकोनॉमिक्स 4 साल, तो मुझे पता है कि जिस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम हो उस मुल्क की मैशत कभी ठीक नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि 2007 से हमारा कर्जा बढ़ता गया। बजट खसारे की तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें जिम्मेदार हैं। खसारे को कम करना किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद हफीज़ का कारदार ने कहा कि हम आज जिस स्टेज पर पहुंचे हैं इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। पैसे इकट्ठे करने से ज़्यादा हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हुकूमती आमदनी से 670% ज़ायद हैं। IMF के अगले प्रोग्राम से कबल $8 अरब अदा करने होंगे। अब देखते हैं कि इस सिलसिले में होगा क्या। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आइए, आज का गोरख धंधा था, तो जल्द इंशाल्लाह नए एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।